तो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था अपना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। ठीक है, एक बायस्ड कॉइन है। थैंक यू बेटा। एक कॉइन कैसा है? बायस्ड है। बायस्ड है मतलब फेयर नहीं है। ठीक है, दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी, जब हम लोग कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। ठीक है, तो उसको बायस्ड बनाया गया। और वो कैसा बायस्ड है कि हेड है ना 3 बार आएगा टेल के मुकाबले में। यानी कि मान लो टेल अगर 1 बार आ रहा है, ठीक है, तो हेड कितने बार आएगा? हेड कितने बार आएगा? 3 बार आएगा। टेल अगर 2 बार आ रहा है तो हेड कितने बार आएगा? 6 बार आएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे उसको बायस्ड बनाया गया है। ओके, चलो तो आगे क्या बोल रहा है? इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर इसी कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो इसका सोल्यूशन हम लोग बोलेंगे लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स बी पी ऑफ टी इक्वल टू एक्स। ठीक है, आई बात समझ में? अगर टेल्स की प्रोबेबिलिटी एक्स मान रहा हूँ तो हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज़ 3 times, यानी कि 3x हो जाएगी हेड्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी इवेंट के लिए या किसी भी सैम्पल स्पेस के लिए या किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होगा? हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इज इक्वल टू x प्लस 3x प्लस एक्स, या x प्लस 3x, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे से। ठीक है, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई मिला करके? 4x आ गई। एक मिनट क्या लिख रहा हूँ यार, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3x। टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? x। ठीक है, यानी कि 4x किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो x किसके बराबर हो गया? x हो गया 1/4 के बराबर। ठीक है, अब समझो, देखो यहाँ से समझ में आएगा। 1/4 मतलब 25%। ठीक है, 1/4 मतलब 25%। अच्छा, यानी कि हेड्स आने की टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 75%, 3 गुना ज़्यादा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 3x, यानी कि 3 इंटू 1/4 दैट गिव्स यू 3/4। ठीक है, आई होप कि समझ गया ये। क्लियर? चलो अब क्या लिखेंगे? नाउ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। नाउ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेट x बी द नंबर ऑफ, कैपिटल X है ये स्मॉल x है। लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, x को क्या मान रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ टेल्स मान रहे हैं। देयरफॉर x कैन टेक द वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, क्या हो सकती है वैल्यू x की? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो देखो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0 यानी कि एक भी टेल ना है, 0 टेल। ठीक है, 0 टेल आ रहे हैं, यानी कि दोनों कॉइन्स पे क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। ठीक है, पहले पे भी देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था ना, बिल्कुल वैसे ही है ये। ठीक है, तो कॉइन 1 पे भी क्या आ जाए? हेड। कॉइन 2 पे भी क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बोलो ज़रा? पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, राइट? ठीक है, इनटू में चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर और ऐसे लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? 3/4
इंटू 3/4। सही है ना, पहले कॉइन पे भी क्या आया, हेड आया, दूसरे पे भी क्या आया, हेड आया, तो दिस गिव्स यू 9/16। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 की। ठीक है, x इक्वल टू 1 यानी कि एक टेल आना, एक टेल आना। ठीक है, एक टेल कैसे आ सकता है, एक टेल कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि यहाँ पर हेड यहाँ पर टेल, एक तरीका। दूसरा तरीका पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये भी तो पॉसिबल है भाई। एक टेल आने के दो तरीके, या तो दूसरे पे आ जाए या तो पहले पे आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप कि क्लियर हो गया ये। ठीक है ना, अच्छा इसको नहीं मिटाना था। चलो, तो x इक्वल टू 0 के लिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखोगे, 2c1, 2c1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रेस टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल रेस टू 1। ठीक है, याद आ रहा है पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ये देखो याद आ रहा है। x इक्वल टू 1 यानी कि इन चार जगह में से एक जगह पे किसको बिठाना है, एक जगह पर किसको बिठाना है, डिफेक्टिव पीस को बिठाना है। ठीक है, बाकी तीन जगह पे नॉन डिफेक्टिव बैठेगा। 4c2 यानी कि दो जगह चूज़ करके किसको बिठाना है, डिफेक्टिव को बिठाना है, बाकी दो जगह कौन बैठेगा, नॉन डिफेक्टिव बैठेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2c1 क्यों लिखे ये समझ में आया। 2c1 इसलिए लिखे क्योंकि इन दो प्लेस में से एक प्लेस अपने को चूज़ करनी है, किसको बिठाने के लिए, टेल को बिठाने के लिए, या फिर ऐसे बोलो हेड्स को बिठाने के लिए। ठीक है, किसी भी एक को बिठा दो तो बचा हुआ अपने आप उसकी जगह पर चला जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आधा घंटा लग गया था क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने में, आधा घंटा लगा था इसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो अगर भूल गए हो तो फिर से वो वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दो कॉइन्स में से एक कॉइन चूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पर हेड्स हम बिठा सकें, या फिर ऐसे बोलो टेल्स बिठा सकें। तो जो बच जाएगी जगह वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, टेल्स आ जाएगा, या फिर बचा हुआ हेड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर अभी भी नहीं समझ रहा है कि सर ये 2c1 कैसे आया, नहीं समझा सर, तो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी है। ठीक है, तुमको दो केसेस नज़र आ रही थी यहाँ पर, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल। ठीक है, तो इन दो केसेस को लिख लो, इन दो केसेस को लिख लो। पहली केस क्या लिखोगे, पहली केस क्या लिखोगे, पहले पे टेल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, ये पहली केस हो गई, ये पहली केस हो गई। प्लस केसेस क्या होती हैं, ऐड होती हैं। केसेस को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की चीज़ें हैं। हाँ, केसेस ऐड होती हैं, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, पहले पे हेड आ जाएगा एंड दूसरे पे क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। ऐसे करो या फिर 2c1 से करो, आंसर दोनों से सेम आएगा, क्योंकि 2c1 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और इन दोनों को ऐड करो, देखो 2 टाइम्स p ऑफ h इंटू पी ऑफ टी मिलेगा। समझा कि नहीं समझा, आई होप कि समझ रहा है तुम लोगों को। ठीक है ना, तो p ऑफ टी कितना है, p ऑफ टी इज़ 1/4 इंटू पी ऑफ हेड इज़ 3/4 प्लस अगेन 3/4 इंटू 1/4, या फिर ऐसे बोलो 1/4 इंटू 3/4, है ना। इंटू में आगे पीछे लिखने से फ़र्क थोड़ी पड़ता, 3 इंटू 4 करो, 4 इंटू 3 करो, दोनों से आंसर 12 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 3/16, यहाँ पे भी क्या आ गया 3/16, तो 3/16 प्लस 3/16 कितना हो जाएगा, 6/16 हो जाएगा। सही है, 6/16 आ गया ये। आई होप कि समझा ये। अब कैंसिल मत करो इसको, रहने दो, सबके डिनोमिनेटर में 16 रहेगा, अच्छा रहेगा। तो p ऑफ x इक्वल टू 1 भी आ गया। अच्छा चलो लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यानी कि दोनों कॉइन्स पे क्या आ जाए, टेल्स आ जाए। ठीक है, पहले कॉइन पे भी टेल, ये मिटा देता हूँ, पहले कॉइन पे भी टेल आ जाए। ठीक है, और दूसरे कॉइन पे भी टेल आ जाए। आई बात समझ में। तो पहले कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4 इंटू दूसरे कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4। तो x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/16। मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों को। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, एंड दिस गिव्स यू 1/4 इंटू 1/4 दैट इज़ इक्वल टू 1/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 भी आ गया। बस इतना ही हो सकता है, x की वैल्यू 0, 1, 2। अच्छा अब देख लो ज़रा, सारी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करके 1 मिलेगा क्या, 9, 6, 15, 15, 1, 16, 16/16 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब सही किए, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो। ठीक है ना,
ये अपना रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये एक्स पी एक्स के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर x, दिस इज़ फॉर x, दिस इज़ फॉर p ऑफ x। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। जब 0 होगी x की वैल्यू तो क्या प्रोबेबिलिटी मिली है 9/16। 1 होगी तो कितनी मिली है 6/16, और 2 पे कितनी मिली है 1/16। क्वेश्चन नंबर 7 था ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। भाई तुम थोड़ा साइड में आ जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि भैया एक रैंडम वेरिएबल है x, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फिर प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 निकालना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 निकालना है, ठीक है ना। चलो, तो इन सारी चीज़ों की मतलब क्या होता है, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। पहले तो k के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। देखो, किसी रैंडम वेरिएबल x के लिए अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। अच्छा, चलो, अब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, इसका मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन सारी प्रोबेबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ना, तो यूट्यूब पे पूरा नहीं गया था, तो थोड़ा सा फिर से एक बार बता देता हूँ, ज़रा देख लो। PMF होता क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को स्मॉल f ऑफ x से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़, P ऑफ i इसलिए लिखें कि सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ की बात हो जाए, ठीक है। तो सब एक एक प्रोबेबिलिटी, हर एक प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का, हर एक प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सारी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करोगे तो 1 आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों भी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाए एक साथ, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई एक नहीं, तो दोनों भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी होगा। और जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, इसका मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज़, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी, 0 से 1 के बीच में लाया करेगी, ठीक है। आई बात समझ में। और इन सब का सम कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इन सब का सम कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलो, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, फॉर अबव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, काम करता हूँ मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ IX यानी कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 से 1 एंड समेशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1, ठीक है। समझ में आ गया। देयरफॉर पहले इसको अप्लाई करो, इसको, इसका इस्तेमाल क्या है वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। देयरफॉर 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, राइट। इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आएगा, 1 आएगा। प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है, हाँ, इनको मत ऐड कर देना रैंडम वेरिएबल को, ठीक है। चलो, तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अच्छा, अब ऐड करो तो क्या मिल रहा है, k प्लस 2k 3, 5k 8k 9k, ठीक है ना। यहाँ आ गया 9k, ओके। प्लस में यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर कितना हो गया, 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर 10k स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं काम करता हूँ, पहले 10k स्क्वायर लिख लेता हूँ, 10k स्क्वायर प्लस 9k, और जो 1 नज़र आ रहा है राइट में, उसको भी क्या करता हूँ, लेफ़्ट में ले लेता हूँ, -1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो तो k की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। देयरफॉर k इक्वल्स टू, ऊपर क्या आना चाहिए, -10, नीचे क्या आना चाहिए, प्लस का 9, यानी कि +10 -1, सही है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/10, और k विल बी इक्वल टू 1/9। ये 2 वैल्यूज़ k के आएंगे। शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, देख सकते हो,
ठीक है ना। चलो तो k की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है, क्या क्या मिल सकती है, k इक्वल्स टू -1 और k इक्वल्स टू 1/9। ठीक, समझ में आ गया। लेकिन इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। कौन सी वाली वैल्यू को, नेगेटिव वाली वैल्यू को, करेक्ट। ठीक है, 1/10 आएगा, हाँ सॉरी 1/9 नहीं, एक मिनट यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 1/10 सही लिख रहा हूँ। ऊपर क्या आ रहा था, एक मिनट, ऊपर -10 आ रहा था, नीचे +9 आ रहा था, तो यहाँ पर +10 -1, +10 - 1 यार। ठीक है, तो -10/10 और 1/10, हाँ करेक्ट। ठीक है, 9 को नहीं आएगा कहीं पे। ठीक है, यहाँ से भी मिटा देता हूँ। चलो 1/10। ठीक, अच्छा तो k की वैल्यू -1 आ रही है या फिर k की वैल्यू क्या आ रही है, 1/10 आ रही है। लेकिन k की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो देखो ये प्रोबेबिलिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, k इक्वल टू -1 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो, बट k कैनॉट बी इक्वल टू -1, k इज़ नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 1/10। k की वैल्यू आ गई, पहला काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है अपने को, नेक्स्ट क्या करना है, देखो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 निकालनी है। x की वैल्यू 3 से छोटी जहाँ जहाँ है वहाँ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 3 से छोटी कहाँ है वैल्यू, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना है और क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अगर इक्वल टू होता तो 3 वाली प्रोबेबिलिटी को भी ले लेते हैं, हाँ, लेकिन इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, फाइन। तो ये फर्स्ट चीज़ तो आ गई अपनी। सेकेंड चीज़ की बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है, इन प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल के क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, समझ गया। अगर इक्वल टू 3 होता तो एक और एक प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है यहाँ पर 3 की। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, k, प्लस x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 2k है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3k, लेकिन k की वैल्यू तो मिल चुकी है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 3/10। क्लियर। चलो थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला तुम लोग खुद से कर सकते हो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 का मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 का मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। समझ गया, ठीक है। चलो तो अगला कंसेप्ट है मीन का, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का। ठीक है, तो इनके डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले ही हैं। आई बात समझ में, कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं मिलेगा इसका, इनके फॉर्मूले ही इनके डेफिनेशन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा रहेगा या फिर मीन लिखा रहेगा या एवरेज लिखा रहेगा या फिर एक्सपेक्टेशन लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करोगे, उसको फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो, मीन बोलो, एवरेज बोलो, इसको डिनोट किससे करते हैं, ई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं, दोनों से डिनोट कर सकते हो। इसके बराबर होता है ये, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल को और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस मिलेंगे, जैसे कि इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का, ऐसे करते करते सारे रैंडम वेरिएबल और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट तो आ गया भाई, अब क्या करें, प्रोडक्ट निकालने के बाद ऐड करेंगे। देखो समेशन की साइन नज़र आ रही है। ठीक है, समेशन की साइन नज़र आ रही है। ओके, तो क्या करना है, रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट निकालना है, उन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, यू विल गेट व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। समझ गया, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, जिसको ई ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस निकालने के लिए ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर करेंगे।
ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। इसको डिनोट किससे करते हैं, वी ए आर एक्स लिखेंगे ब्रैकेट में या फिर सिग्मा स्क्वायर। फाइन, चलो तो कैसे निकलेगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। फॉर्मूले में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से याद रखना इसको, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ये है ना कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वेरिएंस की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो सर इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि अगर तुम मान लो इसको पहले लिखते हो, इसको बाद में लिखते हो, अगर तुम मान लो ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया, अगर गलती से कन्फ्यूजन हो गया, फॉर्मूला ठीक से याद नहीं रहा, तो इससे ये करने से तुमको वैल्यू कैसी मिलेगी पता है, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और हमेशा क्या बोल रहा हूँ मैं, वेरिएंस पॉजिटिव होता है। तो अगर वैल्यू नेगेटिव आई, वेरिएंस की समझ जाना कि कुछ तो मिस्टेक किए हो, ठीक है, कुछ तो मिस्टेक किए हो। कुछ तो मिस्टेक क्या मतलब, यही मिस्टेक हुई होगी, इसी से आएगी नेगेटिव वैल्यू। आई बात समझ में। तो अगर मान लो कि कन्फ्यूजन भी होता है कि सर पहले क्या आएगा, तो ये ध्यान में रखो कि वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर गलती से इसको पहले लिख दोगे, अगर गलती से इसको पहले लिख दोगे तो सही कर लेना, इसको पहले, इसको बाद में लिखना है, इसको पहले लिख देना, ओके, ठीक है ना। अच्छा सर ई ऑफ एक्स तो पता है हमको कि एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, ये क्या बला है, ये पहली बार देख रहे हैं, ये क्या है, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको निकालने के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या कर रहे थे, रैंडम वेरिएबल और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट ले रहे थे, ठीक है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल के स्क्वायर का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का और उसके करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल के स्क्वायर का प्रोडक्ट लेते हैं। फिर जो वैल्यू मिलेगी उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन मल्टीप्लाई हो रहा था, रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर कौन मल्टीप्लाई होगा, रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सर नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप, तो जब सम्स करेंगे तब समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखो बस, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा अब स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करते हैं, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लो, स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। जो भी वेरिएंस मिलेगा उसका स्क्वायर रूट कर लो तो तुमको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। वेरिएंस के स्क्वायर रूट को ही स्टैंडर्ड डिवीजन कहते हैं और उसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से। ये सिग्मा स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ ना बोल लो भाई, कुछ बोल लो। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ही फाइंड करना है, ओके गुड। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। यही टेबल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसने दिया है ना, वही सेम टेबल, ठीक है। बस इसमें है ना एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर x लिख लेंगे, वर्टिकल बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल का प्रोडक्ट x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, ठीक है। तो -2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.2, फिर 0.3 है यहाँ पर है 0.1, यहाँ पर है 0.15 और यहाँ पर है 0.25, ठीक है। अब क्या करो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -0.4 आ जाएगा, सही है ना। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -0.4, यहाँ पर क्या आ जाएगा -0.3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.15 और 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो 0.50 मिलेगा, ठीक है। क्लियर। देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई ऑफ एक्स, ठीक है। समझ में आ गया। या ऐसे भी लिख सकते हो, नोटेशन से वैसे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, हर इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट और फिर एडिशन, ठीक है। अगर फिर भी ये भी नहीं समझता है तो सीधा सीधा ऐसे लिख लो, x इंटू पी ऑफ एक्स, चलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इन सब का एडिशन निकालना है तो क्या लिखोगे, -0.4 -0.3, ठीक है ना। एडिशन में माइनस की साइन तो माइनस ही बन जाती है ना, आई होप कि ये सब पता है। जो सोचोगे कि सर समेशन बोल रहे हो और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, भाई ऐड ही कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसके लिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है। +0 + 0.15 + 0.25, ठीक है।
ये कितना हो गया 0.7 माइनस में, और ये कितना हो गया 0.40 माइनस 0.70, 0.7 मतलब 0.70, तो आंसर क्या आ जाएगा -0.3। एक मिनट क्या कर दिया यार मैंने, यहाँ पर 0.5 आएगा, 1.5 या 0.50 बोलो, तो ये कितना हो जाएगा 0.65 माइनस 0.70 and it will give you -0.05। ठीक है, दिस इज़ दी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ ना बोलो। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या बोल रहा है वो यार, यहाँ पर इधर ले लेते हैं। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, ये तुम लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। एक्स ले लो, पी ऑफ एक्स ले लो। एक्स क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस है ना, फेयर डाई इज थ्रोन। फेयर डाई यानी कि जिसमें घोटा घपला नहीं है, हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, और हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। देखो ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करना है, एक और कॉलम बनाना है, एक्स इंटू पी एक्स का वैल्यू निकालो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ निकालो, सबको ऐड कर लो, आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है ना, ये कर लोगे। फेयर डाई है, इसके लिए हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं जहाँ पर खोटा सिक्का आ गया था, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग हो गई थी, हेड की प्रोबेबिलिटी अलग, टेल की प्रोबेबिलिटी अलग। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें वेरिएंस भी फाइंड करना है। ठीक है ना, वेरिएंस मिस हो गया था, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है देखो ज़रा। वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर करते हैं। ई ऑफ एक्स तो मिल चुका है, अब हमें क्या करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की और एक्स के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट निकालना है, एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों कॉलम्स का क्या करेंगे, अभी प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा देखो ज़रा, 0.2 इंटू 4 विल गिव यू 0.8, फिर 0.3 इंटू 1 0.3, फिर 0.1 इंटू 0 0, 0.15 इंटू 1 0.15। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1.0। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये मिल गया। अब क्या करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। किसका एडिशन, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई का, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई का। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ये जो कॉलम मिला है ना, इन सब का एडिशन लेना पड़ेगा, इसमें आने वाली सारी वैल्यूज़ का। 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0 प्लस 0.15 प्लस 1। ठीक है, क्या दे देगा अपने को ये वैल्यू, 1.25 प्लस 2.25। ज़रा देख लो एक बार सही किया हो कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.25। कैलकुलेशन में देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स भी मिल गया और ई ऑफ एक्स का स्क्वायर भी मिल गया। तो अब क्या करना है, वेरिएंस निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो, कौन सी बड़ी बात है। देयरफॉर वेरिएंस, या फिर ऐसे लिख लो, वेरिएंस x इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, द होल स्क्वायर, फाइन। यानी कि 2.25 माइनस 0.05 का स्क्वायर,
ठीक है, दिस गिव्स यू 2.25 माइनस 0.5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 0.0025 आएगा इसका आंसर। तो माइनस 0.05 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 0.0025। ठीक है, आई होप कि ये आता है तुम लोगों को स्क्वायर निकालने के लिए। अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। दिस गिव्स यू 2.2500 में से 25 चला गया तो कितना बच जाएगा 2475। ठीक है, सही है ना, ये आएगा 2.2475 विल बी दी वैल्यू ऑफ वेरिएंस। ये अपना वेरिएंस का आंसर है। क्लियर। अब अगर मान लो यहाँ पर तुमसे स्टैंडर्ड डिवीजन भी पूछ लेता तो तुम क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, आ जाएगा आंसर, स्टैंडर्ड डिवीजन भी मिल जाएगा। ठीक है ना, दैट्स इट।